Namaskar, my name is Shraddha Sharma and I am from the Department of Sociology and Social Work. Today, I am going to talk about the topic CSR. But before starting that, I would like to tell you that here at IIS University, we provide CSR as one of the crucial papers in our MSW program. So, what is CSR? या फिर इसका स्कोप क्या है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो CSR आजकल उभरती हुई एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर जिस सब्जेक्ट को पढ़ के बच्चे मैनेजर्स, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स और काफ़ी कुछ बन सकते हैं। तो इसलिए ये CSR को पढ़ना बहुत ज़रूरी कर देता है। तो अब हमने इतना समझा, तो ये CSR है क्या? सो व्हाट इज़ इट? अब मुझे पता है कि आपने या फिर हम कहीं ना कहीं CSR के बारे में, क्योंकि आजकल इसकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं कि एक ना एक बार हमने सुना है, एब्रीविएशन सुना है या फिर हमने फुल फॉर्म में भी सुना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी फेमस है। तो अब ये है क्या? बेसिकली CSR इज़ अ कंपनीज कमिटमेंट टू ऑपरेट एथिकली, consider its impact on society, environment and community beyond making a profit. In general language, एक कंपनी सोसाइटी से जो रिसोर्सेज लेती है वो उसको किस तरीके से पे बैक कर रही है या फिर कर रही है या नहीं कर रही है, और उसको कंपनसेट कर रही है या नहीं कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी बना देता है। तो CSR के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ मैंडेटरी हो जाती हैं कि जो भी रिसोर्सेज एज अ कंपनी आप सोसाइटी से कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको रिपे करना होगा। तो ये इसका नोशन है। सो नाउ अब कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति बन रही है, कौन लोग हैं उसके हकदार? तो उसके लिए होते हैं स्टेक होल्डर्स, जिनके प्रति कंपनी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। तो वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? लेट्स सी। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस। So these are the stakeholders. But before starting that, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो टर्म है stakeholders, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब क्या है? तो stakeholders ऐसे लोग या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कंपनी की वजह से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली, नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। जो कंपनी ऑपरेशंस करती है उनसे ये सारे ही फैक्टर्स या लोग सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड या इम्पैक्ट होते हैं। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट विच इज एम्प्लॉयज़, जो कि है हमारा पहला स्टेक होल्डर। तो अब कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयज़ को लेके? तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो अपने सारे ही एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस दें। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। फेयर वेजेस दें, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया। तो ये जो सारी ड्यूटीज़ एक कंपनी फुलफिल करती है या फिर पूरी करती है, वो आता है CSR एक्टिविटीज़ के अंदर या फिर CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के अंदर। तो अब कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, बिल्कुल लॉयल रहे। उनको पता होना चाहिए कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर किसी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ द थर्ड पॉइंट विच इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स तो पूरे कॉन्सेप्ट को ही ड्राइव करते हैं। कैसे करते हैं? कि एज अ कंपनी आप जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी सही होना, उसकी क्वांटिटी सही होना, ताकि आपके कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर पाएँ और वो बिल्कुल एक एथिकल लिमिटेशंस के अंदर हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो नहीं अच्छी रख पा रहे हैं या फिर ऐसी जो सर्विस है वो आप क्वालिटी और क्वांटिटी के उसके जो दायरे हैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज़ वेरी रॉन्ग। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कंज्यूमर्स के तरफ जो उनकी ड्यूटी है वो फुलफिल करे। नेक्स्ट इज सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? जैसा मैंने अभी प्रोडक्ट की बात करी और आपको इस एग्जाम्पल से समझाया, तो कोई भी जब आप एक कंपनी अपना प्रोडक्ट क्रिएट करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि वो रिमोट एरियाज़ के अंदर उनको सेल आउट करने के लिए जाती है। तो जब वो उसको रिमोट एरियाज़ में सेल आउट करने नहीं जा रही, तो डेफिनेटली बीच में कोई मीडिएटर है जो उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग जगहों पे लेकर जा रहा है। तो उसके लिए होते हैं सप्लायर्स, जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को मोबिलाइज करते हैं और अलग अलग रिमोट एरियाज़ के अंदर लेके जाते हैं।
तो अब कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सभी सप्लायर्स के लिए फेयर चार्जेस पे करे, उनको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए उनको प्रोवाइड करे। ये भी हमारे CSR ड्यूटीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है कई सारे फर्म्स का। हम अपनी मर्जी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से बंद भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कई सारे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, कई सारे लोग उस रेस में हैं। तो आप अब क्या करेंगे? आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना है। आपको कोई किसी भी तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं लानी ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाए। आपको बिल्कुल उनके साथ में हेल्दी कॉम्पिटिशन रखना है, कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक आपको यूज नहीं करनी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है? और गवर्नमेंट एक कंपनी गवर्नमेंट को कैसे स्टेक होल्डर मानेगी और गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की? गवर्नमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट जो भी लॉज, रेगुलेशन, टैक्सेस जो भी बना रहे हैं एक कंपनी उनको फुलफिल करे। कैसे फुलफिल करेगी? टाइम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अपने रिपोर्ट्स रख के, जो भी उनको गवर्नमेंट को पे करना है टैक्सेस वो बिल्कुल टाइमली पे करके, कोई भी बायसनेस नहीं, कोई भी करप्शन नहीं। तो वो जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो अपनी एथिकल ड्यूटीज़ फुलफिल कर देते हैं एज अ कंपनी। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। तो अब आप देखेंगे ये जो CSR का पूरा कंसेप्ट है ना, जो CSR का पूरा कंसेप्ट है ये एनवायरमेंट के बहुत क्लोज है। ठीक है, तो हम ये जो जिस आइडिया की बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की, अब आप क्या कर रहे हैं कि पूरा जो रोल मॉडल है वो किसके अराउंड है कि हम आज जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन्स को हैम्पर ना करे, और आज जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको इन तरीके से यूज़ करें ताकि वो आने वाले टाइम के अंदर ख़त्म ना हो जाए और वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना ये तो एक ही एग्जाम्पल था, लेकिन कई सारे और इसके रास्ते हो सकते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना ये किसी भी कंपनी की ड्यूटी है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएं या फिर ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें कि उससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट इज लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, और वो अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूंगी देखिए। देखिए, सपोज ये एक फैक्ट्री है और यहाँ पे कुछ भी एक फूड प्रोडक्ट बनता है, ये कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, कुछ भी स्मोक निकल रहा है आउट ऑफ फैक्ट्री। ये एक रिमोट एरिया के अंदर सिचुएटेड है ये फैक्ट्री, और इसके पास में काफ़ी सारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, है ना। यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं अपने हट्स के अंदर, एक स्लम एरिया टाइप में बना हुआ है, यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत है, और इसी फैक्ट्री के पास से कोई एक रिवर फ्लो करती है, समझ रहे हैं आप। एक ये रिवर फ्लो करती है, गॉट इट। और ये यहाँ पे ग्रीनरी भी है और लोग यहाँ पे रहते हैं और इस तरीके से काम चल रहा है। अब क्या करा, जब ये फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश हुई तो इन्होंने पहले तो ये जो लैंड था उस एरिया का वो अपने अंडर ले लिया, चाहे खरीद लिया, बट फिर भी जो रिसोर्स इस कम्युनिटी का था वो तो इन्होंने ले लिया। उसके बाद में अब ये लोग पहले तो कितने ग्रीनरी भरे एरिया में रह रहे थे, बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्मोक निकल रहा है, कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, इसकी वजह से ये डायरेक्टली इनकी हेल्थ को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। और इधर अब क्योंकि ये कुछ ऐसा फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी ये कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं, इस रिवर के अंदर डिस्पोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये लोकल कम्युनिटी एक ये पानी पीती थी अब वो ड्रिंकेबल नहीं रहा है। तो आपने देखा लोकल कम्युनिटी किस तरह से कितने एंगल से इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस सिंगल फैक्ट्री। अब उसके एस्टैब्लिशमेंट से ये पूरा यहाँ पर जो लाइवलीहुड था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया और इन लोगों को बहुत इम्पैक्ट आया। तो ये स्टेक होल्डर्स, हमारे जो लोकल कम्युनिटी है वो इतने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है कि हमें उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना ही पड़ता है। अगर हम उनके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, एक तो हम सोसाइटी के अंदर या फिर हम एज अ बिजनेस पर्सन या फिर बिजनेस ओनर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आज नहीं तो कल वो इम्पैक्ट होंगे और वो हो सकता है कि वो आपके स्टैब्लिशमेंट के या फिर आपने जो भी डेवलप किया अपनी फैक्ट्री उसके अगेंस्ट भी जाएं। गॉट इट। नेक्स्ट इज सोसाइटी।
सोसाइटी एज अ होल। अब देखिए ये तो हमने लोकल कम्युनिटीज़ की बात करी थी, लेकिन इसके बाहर भी तो सोसाइटी है ना, यहाँ पे भी तो सोसाइटियाँ आगे एक्सटेंड होता ही जाएगा। तो जब ये लोकल कम्युनिटी बात फैलाएगी तो ये सोसाइटी तक जाएगी, तो ये जब सोसाइटी की तरफ जाएगी तो क्या आप अपने बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा, न्यूज़ में हुआ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ, जिससे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कितना खतरा हुआ, तो उसकी वजह से कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कितने डिस्प्यूट्स हुए, और अल्टीमेटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे उसको डेवलपमेंट प्रोग्राम को पॉज लगा दिया। तो ऐसा नहीं होता अगर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट उस जगह का पहले किया जाता था। अब ये एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है जिसे हम कभी दूसरे वीडियो के अंदर समझेंगे कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। लेकिन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत ज़रूरी फ्रेमवर्क होता है जो फॉलो आपको करना ही पड़ता है। गॉट इट? नेक्स्ट इज नेशन। अब इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली नेशन तो उसमें आएगा ही ना, कि आप एज अ कंपनी कुछ काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। जीडीपी को आप इंप्रूव करेंगे, आप अपनी एथिकल ड्यूटीज फुलफिल करेंगे, आप सोशल वेलफेयर करेंगे, अपने सारे आपने टास्क पूरे कर लिए, तो आप अपने नेशन के अपलिफ्टमेंट के अंदर कितना हेल्प करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका स्टेक होल्डर है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नेशन को अपलिफ्ट करने के अंदर हेल्प करें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ CSR। Principles of CSR. So now, what are the principles of CSR? See, so this is the core. Here lies principles of CSR. Principles of CSR. हम देखेंगे हम कि ये तो आ गया सेंटर में। अब ये TSA का मतलब क्या है, जो कि प्रिंसिपल्स है। लेट मी टेल यू। तो आप ये पहला सर्कल देख रहे हैं, दिस इज ट्रांसपेरेंसी। The next circle is sustainability. Next is accountability. तो ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है और उनको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी इन 3 प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, इन टर्मिनोलॉजी का मतलब समझिए। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? जब आप एज अ कंपनी अपनी सारी रिपोर्ट्स, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस, अपने ऑपरेशंस हर डिपार्टमेंट के बहुत ही क्लियर रखते हैं अमंग योर स्टेक होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ये सारी चीज़ें आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही क्लियर हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपके ऑपरेशन एज अ कंपनी कितने स्मूथ और क्लियर हैं और कुछ करप्शन उसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी। तो एक कंपनी को एंड्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? उसके सस्टेनेबिलिटी। अब ये सस्टेनेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, सबसे ज़्यादा काम किसके आता है? ये आता है इन्वेस्टर्स के, शेयर होल्डर्स के। जो भी इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो देखते हैं आपकी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी, की आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस कितनी एथिकल है या फिर किस तरीके की हैं, जिसकी वजह से वो आपके जो फर्म है उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये सस्टेनेबिलिटी वाला प्रिंसिपल भी एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, और क्योंकि कैपिटल आपके एक बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप फॉर अ लॉन्गर रन अपने बिजनेस को नहीं चला सकते। तो वो जो कैपिटल है वो आपकी शेयर होल्डर्स से आ रही है, इन्वेस्टर्स से आ रही है, तो उनके लिए आपको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना और अपने बिजनेस के लिए सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस करना जो कि एनवायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली हो। So that comes under sustainability principle. Now next is accountability. तो हम ये assume करते हैं
कि एक बिजनेस को पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली उस बिजनेस को पता होना चाहिए कि उसकी जो प्रैक्टिसेस है वो सोसाइटी को एज अ होल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं, वेदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो वो अपने सारे ही डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपने सारे ही डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। तो दीज आर दी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ CSR। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ CSR। अब इतनी हमने बात करी, तो अभी हमें बात करना पड़ेगी कि इम्पॉर्टेंस क्या है CSR की, और हम आजकल इम्पॉर्टेंस उसकी क्यों समझ रहे हैं, या फिर अभी इतना नया कॉन्सेप्ट है और वो क्यों ज़रूरी है। सो व्हाई CSR? अब इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? तो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट विच इज कम्युनिटीज प्रोवाइड द लाइसेंस टू ऑपरेट। अगर आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस बहुत ट्रांसपेरेंट हैं तो आपको कम्युनिटीज क्या प्रोवाइड करेंगी? लाइसेंस टू ऑपरेट योर बिजनेस। अब ये कम्युनिटी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है या फिर सिर्फ लोकल कम्युनिटी नहीं है, इसमें और भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आपके बिजनेस फंक्शनिंग को देखते हुए आपको अलाउ करेंगे, आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे कि आप अपना जो बिजनेस है उसको रेगुलेट कर पाएं, उसको कंडक्ट कर पाएं। तो ये एक CSR, गुड CSR प्रैक्टिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज। जब एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ ध्यान देता है या फिर उनकी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है, जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेक होल्डर हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके तरफ जब एक कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है तो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, उनके अंदर मोटिवेशन आता है कि वो अच्छे से काम करें, और वो उनके रिटेनिंग बनाता है एम्प्लॉयज़ को कि वो उस कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी बनाए, जिससे कंपनी अपने आप ही बहुत एफिशिएंटली काम करने लग जाती है, जिसकी वजह से आउटकम भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटीज एज सप्लायर्स। तो कई बार ऐसा देखा जाता है जो कम्युनिटीज हैं, अब वो सप्लायर्स तो है ही क्योंकि वो हमें बहुत सारा रिसोर्स प्रोवाइड करती है ना, तो वो हमारे लिए सप्लायर्स तो है ही, लेकिन अब सप्लायर्स कैसे? सप्लायर्स अगर हम लोकल कम्युनिटीज़ को अपने सप्लाई चेन के अंदर जोड़कर उनका लाइवलीहुड एनहांस करने के अंदर हेल्प करते हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है एज अ CSR ड्यूटी। नेक्स्ट, एनहांसिंग कॉर्पोरेट रेप्यूटेशन। अब आप जैसे देखेंगे, आपने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा कि इस कंपनी ने इतने पैसे डोनेट करे, या फिर जैसे कि टाटा का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर कि टाटा कितना डोनेशन देते हैं, कितने वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो अपने ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कितने वाटरशेड प्रोजेक्ट्स उनके हैं, कितनी सारी चीज़ें, कितने इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि सिर्फ ऐसे लोगों के लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए हैं जिनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। ऐसे डायमेंशंस के अंदर वो काम करते हैं ताकि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो सके, और वो अल्टीमेटली किसको सपोर्ट करता है? हमारी GDP को, हमारे नेशन को, कि एक ग्लोबली जो है हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो पाए। तो अगर आपकी जो CSR प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप एथिकली काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपकी जो एक कॉर्पोरेट रेपुटेशन है अमंग योर कॉम्पिटिटर्स और अमंग योर शेयर होल्डर्स, कि जितना अच्छा आप काम करेंगे आपके शेयर होल्डर्स भी उस डिसीजन से बहुत इंपैक्ट होंगे, कि उनको लगेगा कि हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इतना फेयरली वर्क कर रही है, तो वो भी आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा अट्रैक्ट होंगे। तो ये अल्टीमेटली क्या हेल्प करता है CSR? आपकी कंपनी के रेपुटेशन को अपलिफ्ट करने के अंदर। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंस ऑफ CSR। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप्स ऑफ CSR। तो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ CSR? किस तरीके के होता है CSR? सो द फर्स्ट वन, अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि हम किस एंगल में बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। सो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी प्रोडक्ट, मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको डिकम्पोज होने में टाइम लगे, वो रिसाइक्लेबल हो, वो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से बनाओ, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आज की डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाएगी, और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी वो रिसोर्स खत्म नहीं होगा, या फिर उनके लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस डायमेंशन में, उस डायरेक्शन के अंदर काम करें। नेक्स्ट इज ह्यूमन
ह्यूमन राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ह्यूमन राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ह्यूमन राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स ह्यूमन हैं आपके कंपनी के लिए, तो उनके राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके राइट्स का आपको पूरा ध्यान देना है, उनको प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, आपके सप्लायर्स को फेयर चार्जेस मिलने चाहिए, आपके जो वेंडर्स हैं उनको फेयर चार्जेस मिलने चाहिए, किसी के साथ भी कुछ भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक तरीके का CSR होता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में जितने भी आपके ह्यूमन स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल करनी है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐसी जगह अलोकेट करना जहां पर उनकी ज़रूरत हो, जैसे कि रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जब आप ये करते हैं और अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना, बहुत क्लियर रखना अमंग योर शेयर होल्डर्स, तो उससे क्या होता है, ये भी एक आपका टाइप है CSR का कि आपने अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है आएगा यहाँ पर? तो LP एंड G, ये क्या फेनोमेना है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों ही ट्रेंड्स किसी भी इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं और इससे इम्पैक्ट अल्टीमेटली कौन होता है? डेवलपमेंट इम्पैक्ट होता है और प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का। तो जब LPG की बात हो रही है और उससे कोई भी कंपनी इम्पैक्ट हो रही है, तो आपको इन सारे ही ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं। और जब आप इस तरीके से अपने बिजनेस डिसीजन लेते हैं कि आप इकोनॉमिकली और सोशली सारी ही चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलें, दिस कम्स अंडर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ टाइप ऑफ CSR। गॉट इट? सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने इतनी बात करी कि कंपनीज को ये करना चाहिए, कंपनीज को वो करना चाहिए। क्या सारी ही कंपनीज जो भी मार्केट में है वो उन सबको ही मैंडेटरीली CSR फुलफिल करना चाहिए? देखिए, मैंडेटरीली नहीं, वॉलंटरीली यस। वॉलंटरीली वो कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी कौन सी फर्म्स के लिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है? देखिए, जिन भी फर्म्स का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनके लिए, ऐसी फर्म्स या कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनके लिए, या फिर ऐसी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनके लिए। तो अब जैसे अगर कोई बिजनेस है जो नया न्यूली ओपन है, तो उनको ये सब करने की एकदम CSR वॉलंटरी अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं CSR एक्टिविटीज़ के अंदर, दैट इज़ गुड, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है उनको करना। लेकिन ये जो फर्म्स होंगी जो क्वालिफाई कर रही हैं अंडर दीज हैड्स, उनको ये मैंडेटरी है। ठीक है? सो अगेन, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। अब हम बात करेंगे वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर आप CSR का जो अपना मनी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप CSR कर सकते हैं। तो मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि लेट्स सपोज कि मेरी एक खुद की कंपनी है और मैं किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर दिया है मैंने CSR एक्टिविटी के अंदर। मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, और मैं CSR एक्टिविटी के रूप में क्या कर रही हूँ, जैसे मेरा एक एम्प्लॉय है जो बहुत दूर से ट्रैवल करके और फिर रोज जॉब पर आता है। तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि मैम, मैं बहुत दूर से आता हूँ, क्या मुझे कंपनी की कोई गाड़ी मिल जाएगी? तो मैंने मेरी एक पुरानी स्पेयर कार उसको दे दी कि आप ये ले जाइए, और मैंने उसको CSR के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि मैं तो मेरे एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम कर रही हूँ? नहीं, वो मेरे CSR के अंदर, कंपनी के CSR के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस तरीके से हेल्प नहीं कर सकती। मैं उनकी ट्रेनिंग के लिए काम कर सकती हूँ या फिर मैं उनको कुछ और तरीके से काम कर सकती हूँ, लेकिन डायरेक्टली ऐसे हेल्प आउट मैं नहीं करूँगी। और वो अगर मैं कर भी रही हूँ तो इट्स ऑन मी, वो CSR के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, कंपनी के CSR के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मुझे कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर काम करना पड़ेगा? Schedule 7 of the Act indicates the activities that can be undertaken as CSR, which broadly relates to health, sanitation, education, environment, sports, heritage, art and culture, rural development, slum area development, disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction. अब health कैसे? अगर मैं मेरा पैसा डोनेट कर रही हूँ टू कैंसर सर्वाइवर्स, या फिर मैं कुछ बेटरमेंट के लिए पैसा दे रही हूँ
जैसे पोवर्टी इरेडिकेशन और इस तरह हंगर इरेडिकेशन के अंदर, तो यहाँ वो मेरी CSR एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। सैनिटेशन, अगर मैं किसी ऐसे एरिया के अंदर टॉयलेट्स बनवा रही हूँ जहाँ पे पहले से कोई स्लम एरिया है, वहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं है, तो वो भी मेरा CSR एक्टिविटीज़ के अंदर काउंटेबल है। नाउ एजुकेशन, अगर मैं एजुकेशन को सपोर्ट कर रही हूँ, वुमेन एजुकेशन को स्पेशली, और मैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रही हूँ, तो वो भी मेरा CSR एक्टिविटी के अंदर काउंट हो सकता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। सो अगर मैं एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए कुछ रोल प्ले कर रही हूँ और मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो भी मेरा CSR एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स। अगर मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन को स्पॉन्सर कर रही हूँ फॉर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, तो वो भी मेरा काउंट हो जाएगा किसके अंदर, CSR एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट इज हेरिटेज। अगर मैं मेरे सिटी की या फिर मेरी कंट्री की हेरिटेज साइट्स को रेनोवेट करवा रही हूँ, तो वो भी मेरी CSR के अंदर इंक्लूड हो सकता है। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर, सेम एज दी अबव। अगर मैं आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ, प्रिजर्व कर रही हूँ, मेरे जो कंट्री की कई सारी आर्ट फॉर्म्स हैं, या फिर मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो वो भी मेरी एक्टिविटीज़ के अंदर काउंटेबल है। नेक्स्ट इज स्लम एरिया डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया था इससे कनेक्ट करके कि मैंने एक स्लम एरिया के अंदर डेवलपमेंट करा दिया और मैं कुछ और काम कर रही हूँ स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी मेरा CSR एक्टिविटीज़ के अंदर काउंटेबल है। नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जैसे कोई कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई भी फैमिन के रूप में या फिर ड्रॉट के रूप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ मेरा मनी और मैं उसको CSR के अंदर इंक्लूड करती हूँ, तो वो इंक्लूडेबल है। तो वैसे ही मैं रिलीफ के अंदर रिहैबिलिटेशन के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी अपना पैसा अगर मैं लगाती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, तो वो भी क्या होगा, वो भी इंक्लूड हो जाएगा मेरी CSR एक्टिविटीज़ के अंदर। मुझे इसके अंदर आपको एक पॉइंट ऐड करना था कि अगर एक कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंपेनिंग के लिए पैसे देती है, तो वो क्या है, वो इंक्लूडेबल नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। क्या आप ऐसा बोले कि नहीं वो तो हमारे नेशनल के बेनिफिट के लिए काम करें? नहीं, आप कैंपेनिंग के लिए अगर पैसा देते हैं तो वो CSR के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। गॉट इट? सो आपको जैसे कि 2% के अराउंड, जैसे मैंने आपको बताया था कंपनीज का, ये जो कंपनीज थी इनको 2% के अराउंड जो है अपने पैसा CSR के अंदर लगाना पड़ता है। अब ये बहुत डिटेल्ड होता है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो ये हम किसी और वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।